नमस्कार दोस्तों, टिकी गुरु अमित गुप्ता के YouTube चैनल में आज आपका फिर से स्वागत है। दोस्तों आज मैं आपके लिए फिर से लेकर आ गया हूं यूपीएससी 2017 की ऑनलाइन परीक्षा में पूछे गए रीजनिंग के टॉप 20 प्रश्न। तो आइए देखते हैं इन सभी 20 प्रश्नों को बिल्कुल ट्रिकी अप्रोच के साथ, और जितने भी प्रश्न 2017 की ऑनलाइन परीक्षा में पूछे जा चुके हैं, और यह इस सीरीज का 16वां वीडियो है। तो यह है पहला प्रश्न। जो पहला प्रश्न है वो रक्त संबंध से संबंधित है। इसमें पूछा है कि एन पी की मां है। तो आइए हम चित्र बना लेते हैं इसका। एन जो है मां है। मां है का मतलब हम लोग माइनस से दर्शाते हैं महिला को, और मां है का मतलब एक पीढ़ी ऊपर है। किसकी? तो पी की। अब उसके बाद लिखा है जो। तो मैं हर वीडियो में बताता हूं जो का मतलब होता है इससे ठीक पहले आने पर जो भी नाम दिखे, तो जो को काट के यहां पर हम लोग पी लिख लेते हैं और कामा कर लेते हैं, यानी कि पी ओ की पत्नी है। पी जो है पत्नी है किसकी? ओ की, यानी ये पति है, ये पति और ये पत्नी। एस एम का इकलौता बेटा है। तो न तो यहां पर एस और न ही तो हमें यहां पर एम। एस और एम में से कोई नहीं दिखता, यानी ये तथ्य जुड़ नहीं पाएगा। तो इसको हम लोग पेंडिंग में रख देते हैं, बाद में जोड़ लेंगे। ओ एम का दामाद है। ओ जो है दामाद है एम का। तो दामाद एक पीढ़ी नीचे होता है, और जो सास या इसके ससुर होंगे वो एक पीढ़ी ऊपर होते हैं। तो ओ जो है एम का दामाद है। ओ किसका दामाद है? एम का। तो एम का दामाद का मतलब एम की पुत्री से इसने विवाह किया होगा। तो ये पुत्री है ही, यानी एम इनके पति जब हो जाएंगे, क्योंकि पत्नी तो ये है ही, तो एम इनके पति जब हो जाएंगे तो इनकी पत्नी की पुत्री, यानी इनकी भी पुत्री है, और इसी पुत्री से इसने विवाह किया। तो अब एम का ये दामाद ओ हो गया। अब पिछली लाइन जो हमने छोड़ दिया था, एस एम का इकलौता बेटा है। एस जो है एम का इकलौता बेटा है। तो एक तो बेटी ये पी हो गई, और इनके ये दामाद हो गए ओ, और एस भी है जो एम का इकलौता बेटा है। तो इधर हम लोग बना देते हैं एस इकलौता बेटा है। तो खैर एस की पत्नी ना पत्नी का बेटा, यानी इनका भी बेटा है। तो अब पूछ रहा है एम का। एम का मतलब एम कौन है किसके हिसाब से? एन के हिसाब से। तो एन के हिसाब से ये पति है। तो हमारा आंसर हो जाता है डी, पति। आंसर हो गया डी। अगला प्रश्न है दिशा परीक्षण का। इसमें जब दिशा परीक्षण का प्रश्न आए तो तुरंत आप चित्र बनाना शुरू मत कर दीजिए, क्योंकि हो सकता है कुछ प्रश्नों में चित्र बनाने की जरूरत ही नहीं है, आपका समय बच सकता है। अब जब भी दिशा परीक्षण का प्रश्न आए तो तुरंत लास्ट में आइए। इसमें क्या लिखा हुआ? अब उसका मुख किस दिशा में है। जब अंतिम दिशा पूछी जाए, या व्यक्ति की का मुख पूछा जाए कि किस दिशा में है वो, या वह किस दिशा की ओर अग्रसर है, तो ऐसे प्रश्नों में आपको चित्र बनाने की कतई जरूरत नहीं है। तो आप डायरेक्ट पेन विधि से, पेन ट्रिक से इसको सॉल्व कर सकते हैं। देखिए मैं दिखने के लिए इस पेन से बताता हूं, ताकि आपको वाइट। ये देखिए चेहरा है, ये तीर का मुंह है। घर से चलना शुरू करती है और 7 किलोमीटर दक्षिण में। तो दक्षिण का मतलब आप ऐसे कर लीजिए, 7 किलोमीटर दक्षिण में। उसके बाद फिर वह लगातार 4 बार बाईं ओर। तो यहां पर समझने वाली बात है, यहां पे कुछ देर समझ लीजिए। किसी भी दिशा में 4 बार, किसी भी दिशा में दाएं या बाएं, किसी भी दिशा में 4 बार दाएं मुड़िए, चाहे 4 बार बाएं मुड़िए, बराबर वही दिशा आ जाती है। इसको आप बात याद रखिएगा, या आप यहां पे चेक कर लीजिए। जैसे अगर हम दक्षिण में हैं तो 4 बार अगर बाएं मुड़े, दाएं मुड़े, 1 2 3 4, देखिए फिर दक्षिण में आ गए। या इधर से हम बाएं भी अगर मुड़ते 4 बार, 1 2 3 4, तो वही दिशा आ जाती है। तो यहां पर कह रहा है कि शुरू करते हो 7 किलोमीटर दक्षिण में। तो दक्षिण में यानी कि हमने ऐसे कर लिया, 4 बार 7 किलोमीटर दक्षिण में चलती, फिर वह लगातार 4 बार बाईं ओर। तो हम कहीं चलेंगे, क्योंकि हमें पता है कि 4 बार बाएं मुड़े चाहे 4 बार दाएं मुड़े, हमें दक्षिण वाला यही दिशा रहेगा। तो यहीं पे हम लोग रोक देते। उसके बाद कह रहे कि हर बार वह 3 किलोमीटर चलती है। तो जब अंतिम दिशा या अंतिम मुंह का दिशा पूछता है तो चलाने की कोई जरूरत नहीं होती, किलोमीटर से कोई अंतर नहीं होता है। अब उसका मुख किस दिशा की ओर है? तो अभी भी दक्षिणी की तरफ है। तो हमारा आंसर हो जाता है विकल्प बी, दक्षिण। अब इसमें दिया जा रहा है कि इधर दर्पण अगर रखा जाए, यानी कि ये दर्पण प्रतिबिंब है, लंबवत दर्पण प्रतिबिंब है, तो दिखाई गई आकृति में कौन सी आकृति सही है। तो आपको पता होगा लंबवत दर्पण प्रतिबिंब जो होता है, जिसमें कि दाएं की वस्तु बाएं, बाएं की वस्तु दाएं चली जाती है,
और ऊपर और नीचे में कोई परिवर्तन नहीं होना चाहिए। अगर दर्पण प्रतिबिंब में ऊपर का नीचे परिवर्तन हो गया तो वो हमारा आंसर नहीं होगा। तो यहां पर इस त्रिभुज से हम लोग पकड़ते हैं, ये जो त्रिभुज है इसका शीर्ष नीचे की तरफ है, नुकीला भाग नीचे की तरफ है, तो नीचे है तो नीचे ही रहेगा, क्योंकि ये दर्पण प्रतिबिंब है। जल प्रतिबिंब में नीचे का ऊपर जाता है, ऊपर का नीचे जाता है। दर्पण प्रतिबिंब में नुकीला भाग नीचे है तो नीचे ही रहेगा। बस ये है कि बाएं साइड में है तो दाएं साइड में दिखना चाहिए, तो दाएं साइड में इसमें भी दिख रहा है और दाएं साइड इसमें नहीं दिख रहा है, तो ये नहीं हो सकता है। दाएं साइड इसमें भी त्रिभुज नहीं दिख रहा है, ये भी नहीं हो सकता। यानी हमारा आंसर जो है किसमें किसमें हो सकता है, तो ए हो सकता है या सी हो सकता है। अब हम लोग इस त्रिभुज को देखेंगे, तो इसका जो शीर्ष है नुकीला भाग है ऊपर की तरफ है, तो ऊपर है तो ऊपर ही रहेगा, लेकिन दाएं साइड में है तो बाएं साइड में रहेगा। तो बाएं साइड में इसमें भी दिख रहा है, इसमें नहीं दिख रहा है, इसलिए हमारा आंसर हो गया सी। यह काम परीक्षा में तेजी से होगा, मैं समझाने के लिए समय ले रहा हूं। अब यह प्रश्न कोडिंग डिकोडिंग से है। ज्यादातर इतने बड़े शब्द के बदले में अगर कोई अंक लिखा जाए तो उम्मीद करना चाहिए कि अंकों का योग, अक्षरों के संगत संख्याओं का योग हो सकता है। तो हम लोग करके देखते हैं। आपको सभी वर्णमाला क्रम के अक्षरों का अंक याद होना चाहिए कि कौन सा वर्णमाला का अक्षर किस नंबर पे आता है, तभी आप 23 साल कर पाएंगे। एस का मतलब 19, टी का मतलब 20, ए का मतलब 1 नंबर पे, फिर टी का मतलब फिर 20 और ई का मतलब 5। सबको जोड़ देने पर 65 यहां पर आ जा रहा है, तो इसका मतलब इसको भी जोड़ देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो फिर ऐसे ही लिख के अपना समय बर्बाद करने की जरूरत नहीं है। आपको जब याद ही है, कैलकुलेशन करने में आप फास्ट हैं, तो डायरेक्ट यहीं पे करिए और सभी अक्षर आपको अंक के रूप में दिखना चाहिए। जैसे सी 3 के रूप में, एच 8 के रूप में, आई 9 के रूप में, एल 12 के रूप में, डी 4 के रूप में आपको दिखना चाहिए। तो आप लिखिए मत, लिख कर किसको दिखाना है। मैं तो यहाँ पे समझाने के लिए आपको दिखा रहा हूं, आप भी ऐसा ना करने लगे, क्योंकि समझाने का तरीका अलग होता है, परीक्षा में प्रश्न लगाने का तरीका अलग होता है। तो आप डायरेक्ट यहां पर जोड़ना शुरू करिए। 3 और 8 11, 11 और 9 20, 20 और 12 32 और 32 और 4 36। डायरेक्ट आप 36 पर टिक कर देंगे, हमारा आंसर हो गया ये। अब अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है, कौन सा तर्क जो है वो मजबूत है? प्रबल तर्क और कमजोर तर्क से ये प्रश्न है। तो कथन में कहा जा रहा है, रेबीज से संबंधित मौत, रेबीज जो पागल कुत्तों के काटने से होता है सामान्यतः, और इसका कोई इलाज भी नहीं। अगर रेबीज के विषाणु से अगर कोई प्रभावित हो गया तो इसका कोई इलाज भी नहीं है। तो रेबीज से संबंधित मौत को खत्म करने के लिए क्या सभी आवारा कुत्तों को, यानी जो रोड पे घूमते हैं, उनको सुख मृत्यु देनी चाहिए, यानी कोई इंजेक्शन वगैरह ला के उन्हें मार देना चाहिए? बड़ा ही नृशंस प्रश्न है, बड़ा ही नृशंस ये प्रश्न है कि क्या मार देना चाहिए। तो ये कह रहा कि हाँ का मतलब हाँ मार देना चाहिए। क्यों? क्योंकि आवारा कुत्ते विशेष रूप से भारत में लोगों के लिए बहुत बड़ा खतरा है। हर साल विश्व में रेबीज से होने वाली मौतों में 36% अकेले भारत में होती हैं। तो 36% अकेले भारत में ही होती है, यानी 100 लोग मरते हैं तो 36 लोग तो भारत में ही रेबीज से मरते हैं। इसलिए कहा कि हाँ आवारा कुत्तों को इंजेक्शन लगा के मार देना चाहिए। दूसरा कह रहा नहीं, शायद ये कुत्ता प्रेमी या पशु प्रेमी होंगे, तो कह रहे नहीं, उन्हें मारा नहीं जा सकता। यह लोगों पर निर्भर है कि वे खुद अपने आप को इस तरह से कि हमले से बचाएं। यानी ये कह रहा है कि कुत्तों को मत मारिए, बल्कि आप उनसे बच के रहिए ताकि वो काट ना दे आपको। कुत्तों को क्यों मारेंगे, बल्कि उनसे आप बच के रहिए। तो बच के रहना संभव नहीं, कितना कोई बच के रहेगा। लेकिन आंसर इसका वही है जो आंसर नहीं होना चाहिए, कि जो देखने में अच्छा नहीं लग रहा है। मेरे हिसाब से तो दोनों ही गलत रहना चाहिए, क्योंकि पशुओं में भी जान होता है, उन्हें मारना कोई उचित नहीं है। लेकिन फिर भी मानव अपने आप को बचाने के लिए कुछ भी कर सकता है। इसलिए यहां पर आंसर हमारा जो है, जो नहीं होना चाहिए वही आंसर है, जो कि आंसर है यहां पर डी। यानी कि केवल तर्क एक मजबूत है, यानी ये वाला जो तर्क है वो मजबूत है कि हाँ कुत्तों को इंजेक्शन से मार देना चाहिए। देखिए कितना नृशंस उत्तर है ये। तो दोस्तों यह है अगला प्रश्न। इसमें लिखा हुआ है, एक 4 मंजिला इमारत की अलग अलग मंजिल पर घड़ी, मोबाइल, मेडिकल और सुपरमार्केट की दुकानें हैं।
सबसे नीचे वाली मंजिल को पहली मंजिल, चलिए हम यहां बना देते हैं। 4 मंजिला है, 1 2 3 4। तो इसमें सबसे पहली मंजिल को, सबसे नीचे की मंजिल को पहली मंजिल, यानी ये पहली मंजिल है, और ऊपर की मंजिल को, इसके ऊपर की मंजिल को दूसरी मंजिल, यानी ये दूसरी मंजिल है, और इसी तरह से यानी ये तीसरी और ये चौथी मंजिल है। यानी ग्राउंड फ्लोर वाला यहाँ पे चक्कर नहीं है, यानी ग्राउंड फ्लोर को ही यहाँ पर पहली मंजिल कहा जा रहा है। तो अब इसके बाद इसी के ऊपर मंजिलों को भी, मेडिकल और सुपरमार्केट की दुकानों के बीच 2 दुकानें हैं, यानी कि मेडिकल और सुपरमार्केट के बीच में कम से कम 2 दुकानें हैं। तो इसमें जब 4 ही दुकानें हैं, यानी कि मेडिकल ऊपर होगा, तो यानी कि सुपरमार्केट नीचे होगा, क्योंकि तभी जाकर इसके बीच में 2 दुकानें रहेंगी। या अगर मेडिकल नीचे है तो सुपरमार्केट आपका ऊपर है, तभी इसके बीच में 2 दुकानें हो पाएंगी, क्योंकि यहां पर बोल रहा है कि मेडिकल और सुपरमार्केट के बीच में 2 दुकानें होनी चाहिए। तो 4 ही दुकानें, इसलिए ये ऊपर ही ऊपर या नीचे होंगी। अब कह रहा है कि लेकिन मेडिकल की दुकान सबसे नीचे की मंजिल पर नहीं है। मेडिकल की दुकान सबसे नीचे की मंजिल पर नहीं है, यानी कि मेडिकल की दुकान यानी तब ऊपर है, क्योंकि ऊपर ही नीचे 2 जगह बस बच रहा है इनके लिए। मेडिकल देखिए यहां पे लिखा है मेडिकल की दुकान नीचे की मंजिल पर नहीं, यानी कि मेडिकल की दुकान एकदम जो है ऊपर की मंजिल पर है। यानी कि सुपरमार्केट अब क्लियर हो गया कि एकदम नीचे की मंजिल पर होगा। अब इनके बीच में 2 दुकानें वाला कंडीशन पूरा हो गया। अब कह रहा है कि मेडिकल की दुकान घड़ी के दुकान के ठीक ऊपर है। मेडिकल की दुकान जो है घड़ी के दुकान के ठीक ऊपर है, तो यहीं पे बस जगह ही बच रहा है, और कहीं जगह ही नहीं है। मेडिकल की दुकान घड़ी की दुकान के ठीक ऊपर है, ये भी कंडीशन हो गया। अब कह रहा है कि घड़ी की दुकान की मंजिल, घड़ी की दुकान की मंजिल के नीचे कौन सी मंजिल, यानी कि घड़ी की दुकान के मंजिल के नीचे कौन सी मंजिल है। तो ये कौन सी मंजिल है, तो ये पहली मंजिल है, इसलिए हमारा आंसर हो जाता है सी, पहली मंजिल। अगला प्रश्न श्रृंखला परीक्षण से है, इसमें खाली स्थान पे बताना कि क्या आएगा। तो ए और जी में हमें अंतर पता करना है, तो जहां चलते हैं वहां उस अक्षर को छोड़ के जहां पहुंचते हैं उस अक्षर को लेकर हम लोग काउंट करते हैं। तो ए है तो ए को छोड़ के बी सी डी ई एफ जी, यानी कि 6 का अंतर है। या ऐसे भी देख सकते हैं कि जी आता है 7 नंबर पे, ए आता है 1 नंबर पर, 7 में से 1 निकाल देंगे तो यानी कि +6 है। उसी तरह से जी और एम के बीच में हमें अंतर देखना है, तो जी को छोड़ के एच आई जे के एल एम, यानी 4 2 6 का अंतर यहां भी है। या ये भी कह सकते हैं एम आता है 13 पर, जी आता है 7 पर, 13 में 7 निकालेंगे तो 6 ही आएगा। तो यहां भी +6 करने से हमारा आंसर आएगा, एम है तो NOPQRS, तो हमारा आंसर हो जाता है विकल्प बी। या 13 में 6 जोड़ देंगे तो आ जाएगा 19, जो कि हमारा आंसर हो जाएगा। अब यह वेन आरेख का प्रश्न है, इसमें बताना है फूल, पंखुड़ी, परागकोश। अब जो ही मैं प्रश्न लाया करूं तो वीडियो को थोड़ी देर के लिए रोक दिया करिए, उसके बाद अपने मन से उत्तर देने के बाद ही वीडियो को आगे बढ़ाया करिए, तभी आप वीडियो को पूरा आनंद ले पाएंगे। फूल, पंखुड़ी, परागकोश, और मैं खुद रुकूं तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, अपलोड करने बहुत समय लग जाता है, इसलिए मैं रुक के आपको 1 मिनट 2 मिनट का टाइम भी नहीं दे सकता, नहीं तो वीडियो जो मेरा 15 मिनट का होता है वो 45 मिनट का हो जाएगा। तो फूल, पंखुड़ी, परागकोश, इसके लिए ये चित्र सही होगा, फूल के भीतर पंखुड़ी और पंखुड़ी के भीतर परागकोश, हमारा आंसर हो जाता है डी। अब यह दिशा परीक्षण से प्रश्न है, तो मैंने बताया था दिशा परीक्षण का प्रश्न है तो शुरू से न पढ़ के सबसे पहले लास्ट में पढ़ी। अब उसका मुख किस दिशा में है, तो मुख पूछा जा रहा है इसमें, तो मैंने बताया था जब भी मुख पूछा जाए तो आपको चित्र बनाने की कोई जरूरत नहीं है। गोयल पूरब की ओर चलना शुरू करता है, तो पूरब ये है, तो चलाना नहीं, बस पूरब की तरफ चेहरा कर लीजिए। गोयल पूरब की तरफ मुख किए हुए है, चलना शुरू करता है। थोड़ी देर बाद वो अपने बाईं ओर, बाईं का मतलब एंटी क्लॉकवाइज मुड़ जाता है, तो ऐसे मुड़ गया। कुछ दूर चलने के बाद वो फिर अपने बाईं ओर मुड़ जाता है, यानी फिर एंटी क्लॉकवाइज मुड़ जाता है। अब उसका चेहरा किस दिशा की ओर है, मुख, तो ये है पश्चिम, तो हमारा आंसर हो जाता है विकल्प ए, पश्चिम। अगला प्रश्न कोडिंग डिकोडिंग से है,
तो एस यहां पर है, तो ज्यादातर पहले से पहले का अंतर होता है, एस है और उसके बदले में डब्ल्यू है, तो इसके बाद एस को छोड़कर टी यू वी डब्ल्यू, 4 का अंतर। तो फिर अगर हम लोग इससे अंतर निकालने की कोशिश करें, डायरेक्ट ए में 4 जोड़े तो बी सी डी ई होना चाहिए, तो ई किसी विकल्प में नहीं है, जी है। इसका मतलब पहले से पहले का अंतर नहीं है, यहां पे कुछ और बात है, कुछ और सोचना है। तो एस के नजदीक कौन है, तो एस यानी कि 8 अक्षर है, 4 इधर लिखा है 4 इधर लिखा है, तो एस है तो शुरू का लास्ट में चौथे अक्षर पे पहुंचिए। टी यू यानी कि +2, ओ है तो पी क्यू +2, एल है तो एम एन +2, यू है तो वी डब्ल्यू +2। अब टी का फिर अब लास्ट से वो टी है तो यू वी, आई है तो जे के, ओ है तो पी क्यू और एन है तो ओ पी किया है। तो इसी तरह से हमें आंसर भी लाना पड़ेगा। तो कितने अक्षर, इसमें भी 8 अक्षर है, तो 1 2 3 4, इतने को हम लोग विभाजन कर लेते हैं। ए है तो बी सी, एस है तो टी यू, एस है तो टी यू, ई है तो एफ जी, बस इतने ही से हमें आंसर मिल जाता है ज्यादातर में। तो जी डब्ल्यू सी, जी डब्ल्यू सी, जी डब्ल्यू सी ये हो सकता है, जी डब्ल्यू सी नहीं है, जी डब्ल्यू सी नहीं है, तो हमारा आंसर हो जाता है बी। अगर नहीं मिलता तो हमें आगे भी ढूंढना पड़ता है। फिर दिशा परीक्षा का प्रश्न है, तो सबसे पहले हम लोग सरकते हुए नीचे लास्ट में देखेंगे क्या लिखा है, अब वो किस दिशा में जा रही है, यानी कुल मिलाकर अंतिम दिशा पूछा जा रहा है। तो फिर आप अपने पेन का उपयोग करेंगे, लेकिन लिखने के लिए नहीं, रफ करने के लिए, चित्र बनाने के लिए नहीं, बल्कि सिर्फ घुमाने के लिए। जहां दूरी बोलेगा दूरी नहीं चलाना, बस घुमाना है। कल्पना दक्षिण की ओर मुख करके चलना शुरू करती है, थोड़ी देर बाद वो अपने बाईं ओर मुड़ती है, यानी कि एंटी क्लॉकवाइज। तो अब यानी इधर हो जाएगी, देखिए ऐसे है, दक्षिण की ओर चलती है, थोड़ी देर बाद अपने बाएं मुड़ती है, यानी इधर एंटी क्लॉक। चलने के बाद बाएं मुड़, कुछ दूर और चलने के बाद वो अपने दाहिनी ओर मुड़ जाती है, यानी कि क्लॉकवाइज। अब नीचे मुड़ गई और 5 किलोमीटर चलती है, लेकिन चलाना नहीं है, दूरी तय करती, फिर वो अपने दाहिनी ओर मुड़ जाती है, यानी फिर क्लॉकवाइज। अब वो किस दिशा की ओर जा रही थी, ये कौन सी दिशा है, तो ये दिशा पश्चिम है, तो हमारा आंसर हो जाता है बी पश्चिम। अगला प्रश्न है न्याय वाक्य से संबंधित, चित्र बना लेते हैं हम लोग दनादन। उपग्रह ग्रहपथ है, उपग्रह ग्रहपथ है का मतलब सभी उपग्रह ग्रहपथ है। उपग्रह पथ जहां पे कुछ ना लिखा रहा है, ना सभी, ना कुछ, ना कोई नहीं, तो समझा जाता है कि वहां पे सभी छुपा हुआ है, यानी यहां पर सभी छुपा हुआ है। उपग्रह ग्रह पथ है का मतलब सभी उपग्रह, सभी उपग्रह क्या है, ग्रह पथ है। उसके बाद चंद्रमा एक उपग्रह है, यानी कि सभी चंद्रमा उपग्रह, सभी चंद्रमा उपग्रह, तो इसके भीतर चंद्रमा बनेगा। देखिए सभी चंद्रमा उपग्रह है, बन गया। तो अब क्या पूछा जाए, चंद्रमा एक उपग्रह नहीं है, तो चंद्रमा एक उपग्रह नहीं है कर, जबकि चंद्रमा उपग्रह है, यानी ये निष्कर्ष गलत है। चंद्रमा एक ग्रह पथ है, तो चंद्रमा यानी एक ग्रह पथ है का मतलब सभी चंद्रमा एक ग्रह पथ है, तो सही बात है, भीतर वाले को हम लोग सभी बोलते हैं। तो सभी चंद्रमा एक ग्रह पथ है कहिए, या चंद्रमा ग्रह पथ है, एक ही बात है, यानी कि दूसरा वाला निष्कर्ष सही है, इसलिए हमारा आंसर हो जाता है विकल्प ए, केवल निष्कर्ष 2 अनुसरण करता है। अब अगला प्रश्न है रक्त संबंध संबंधित, ब्लड रिलेशन का यह प्रश्न है। एक लड़के की ओर इशारा करते हुए श्रीमती शकीला ने कहा, वह का मतलब यही लड़का, मेरे का मतलब श्रीमती शकीला। एक लड़के की तरफ इशारा करते हुए श्रीमती शकीला ने कहा, वह यानी कि वह लड़का मेरे पति का बेटा। तो ये तो मुझे वाली प्रश्न लग रहा है, शकीला करे कि ये लड़का कौन है, तो मेरे पति का बेटा, मेरे पति का बेटा यानी कि शकीला के खुद का बेटा, क्योंकि पति का बेटा यानी शकीला का भी बेटा का बेटा है, यानी शकीला के बेटे का बेटा है, यानी शकीला का पोता है। तो यहां पर पूछा जा रहा है शकीला का, लेकिन पूछा जा रहा है शकीला का मतलब, लेकिन शकीला यानी कौन लाएगी, किसके हिसाब से, उस लड़के के हिसाब से। तो शकीला, इस शकीला का यह पोता है लड़का, तो यह लड़का उसको क्या बोलेगा, तो दादी बोलेगा। तो हमारा आंसर हो जाता है सी। यानी ये प्रश्न एकदम छोटा सा था, मुझे वानी हम लोग इसे सॉल्व कर सकते थे बिना चित्र बनाए। अब यह कथन पर्याप्तता वाला प्रश्न है, इसमें बताना है कि एक कूट भाषा में दिन कैसे लिखा जाएगा। इस प्रश्न का उत्तर देने के लिए पहला कथन पर्याप्त है केवल अकेले, या दूसरा अकेले पर्याप्त है, या दोनों मिलकर पर्याप्त है, या दोनों में से कोई पर्याप्त नहीं है।
तो देन जिसका कोड हमें खोजना होता है हम दोनों में ही कॉमन ढूंढते हैं। देन इसमें भी है और देन इसमें भी है। तो देन ऐसा शब्द है जो दोनों में है, तो तुरंत आपको ये नहीं ढूंढना कि इन दोनों में कौन ऐसा शब्द है जो दोनों में है। आपको ये भी ढूंढना पड़ेगा कि ऐसा तो नहीं है कि इन दोनों में कोई और शब्द भी ऐसा हो जो कॉमन हो। तो हम देख लेते हैं, एंड इसमें है, इसमें एंड नहीं है, गो 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 नहीं है, होम 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 नहीं है, यानी कि देन ही ऐसा शब्द है जो दोनों में है। तो इस साइड में भी कोई अंक ऐसा होगा जो दोनों में ही होगा, उसे ही हमें ढूंढना है। 2 नहीं है, 4 ऐसा अंक है जो दोनों में ही है। तो इधर देन ऐसा है जो दोनों में है, इधर 4 ऐसा है जो दोनों में है, यानी कि देन का कोड हो गया 4। लेकिन हमें यहां पे 4 नहीं बताना, हमें यह पता चल गया कि जब दोनों कथनों को मिलाया जाएगा तभी हम प्रश्न का उत्तर दे पाएंगे कि देन का कोड 4 होगा। इसलिए हमारा आंसर क्या हो जाएगा? हमारा आंसर हो जाएगा ए। कथन 1 और 2 में दी गई जानकारी मिलकर प्रश्न का उत्तर देने के लिए पर्याप्त है। अब फिर दर्पण प्रतिबिंब का ये प्रश्न है। मैंने अभी बताया था कि लंबवत दर्पण में, यानी दर्पण या तो इधर बना रहे या इधर बना रहे, तो दाएं की वस्तु बाएं, बाएं की वस्तु दाएं जाएगी, ऊपर नीचे में कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो यहां पर ये जो देखिए, ये वृत्त में, ये जो वृत्त बना हुआ बीच में, इसमें काला भाग जो है किस साइड में है? तो आपके बाएं साइड में है। तो अब दर्पण प्रतिबिंब किधर आ जाना चाहिए? दाएं साइड में। तो इसमें नीचे चला गया, जो कोई तुक नहीं है। इसमें भी तिरछा में हो गया, कोई तुक नहीं है। इसमें दाएं है, इसमें बाएं है, तो इसमें बाएं ही रह गया, भी कोई तुक नहीं। तो हमारा आंसर हो जाता है डी, क्योंकि इसमें दाएं साइड में काला वाला भाग आ गया है। तो ऐसे निगेटिव तरीके से हम आंसर को काट सकते हैं, कौन कौन सा नहीं होगा, तो एक आंसर हमें मिल जाता है कि कौन सा आंसर होगा। अब इसमें हमें अलग छांटना है, तो आसानी से छांटा जा सकता है। इसके लिए आपको जीके की जानकारी अपेक्षित होगी, भूगोल की जानकारी अपेक्षित होगी। तो यहां पर क्रेमलिन जो है रूस के राष्ट्रपति का निवास स्थान है, और राष्ट्रपति भवन तो भारत में राष्ट्रपति का निवास स्थान को राष्ट्रपति भवन कहा जाता है। व्हाइट हाउस अमेरिकी राष्ट्रपति का निवास स्थान है, लेकिन बुडापेस्ट जो है यह किसी भी राष्ट्रपति का निवास स्थान नहीं है, बल्कि जर्मनी की संसद को कहा जाता है बुडापेस्ट। इसलिए हमारा आंसर हो गया बी। अगला प्रश्न हमें बताना है, विकल्पों में श्रृंखला में से मेल नहीं खाता है, यानी कि इस श्रृंखला में कौन सा अलग है, अलग छांटना है। तो देखिए कई तरीके से बताया जा सकता है। बी है तो सी डी 2 का अंतर, डी है तो ई एफ 2 का अंतर, यहां भी आई है तो जे के 2 का अंतर, के है तो एल एम 2 का अंतर, पी है तो क्यू आर 2 का अंतर, एस टी 2 का अंतर, बी है तो डब्ल्यू एक्स 2 का अंतर, एक्स है तो वाई जेड 2 का अंतर, यानी सब में 2 का अंतर, कोई हमें पता ही नहीं चला कि कौन सा अलग है। तो अब हम यहां से देखते हैं अनुपात के बीच में कितना अंतर बढ़ रहा है। तो एफ है तो जी एच आई +3, यहां है तो एम है तो एन ओ पी +3, यहां है तो टी है तो यू भी, केवल 2 ही का अंतर है, यानी कि यही अलग है। इस आधार पे यही अलग है। या ये भी कह सकते हैं बी है तो सी डी ई एफ जी एच आई 4 3 7 का अंतर है, या कह सकते हैं 9 में से 2 निकालेंगे तो 7 हो जाएगा। अब आई है तो जे के एल एम एन ओ पी 4 3 7 का यहां भी अंतर है। या ये भी कह सकते हैं कि पी है 16 नंबर पे, 16 में से 9 निकालेंगे तो 7 आएगा। लेकिन अब पी के बाद अगर हम लोग करें, पी है तो क्यू आर एस टी यू भी 4 2, यहां पर सिर्फ 6 का अंतर है, यानी 22 में से 16 निकालेंगे तो 6 होगा, यानी इस आधार पर भी यही अलग है। यानी कुल मिला के हमारा आंसर हो जाता है भी एक्स जेड, यानी विकल्प बी। अगला प्रश्न देखिए, मजबूत तर्क पूछ रहा है। जैसे कुत्ते वाले प्रश्न में, रेबीज वाले प्रश्न में पूछा था, वैसे इसमें भी है। कौन सा तर्क मजबूत है? क्या आईएएस के वेतन में 100% की वृद्धि कर दी जानी चाहिए? तो तर्क एक कर रहा है हाँ का मतलब हाँ 100% वृद्धि की जानी चाहिए। अब तर्क क्या दे रहा है? इससे नौकरी के लिए अधिक उम्मीदवार आकर्षित होंगे। वैसे भी आईएएस की नौकरी के लिए बहुत उम्मीदवार आकर्षित होते हैं, वेतन बढ़ाने से कोई खास फर्क नहीं पड़ने वाला है। वेतन थोड़ा कम भी कर देंगे या थोड़ा बढ़ा भी देंगे, तो इससे ये नहीं है कि आईएएस की नौकरी के लिए ज्यादा लोग उम्मीदवार आकर्षित होने लगेंगे, और इससे पहले आकर्षित ही नहीं होते थे। तो कुल मिला के इस कथन का सही तर्क नहीं है। दूसरा नहीं का मतलब नहीं, 100% वृद्धि नहीं करनी चाहिए। क्यों?
उनका मौजूदा वेतन भत्ता उनके लिए पर्याप्त है। तो उनका मौजूदा वेतन भत्ता उनके लिए पर्याप्त है कि नहीं, ऐसी जानकारी हमें पता नहीं चल रही है। वर्तमान समय में है जो पर्याप्त है या नहीं है, दोनों ही बातें हो सकती है, लेकिन हमें पता नहीं। कुल मिला के भी तर्क हमें मजबूत नहीं लगता है कि 100% वृद्धि कर दी जाए या नहीं की जाए। हमारा आंसर हो जाता है सी। अगला प्रश्न रक्त संबंध का है, इशारा वाला प्रश्न। एक लड़की की ओर इशारा करते हुए मनोज ने कहा, किसकी तरफ इशारा है? लड़की की तरफ। बोलने वाला कौन है? तो मनोज। मनोज ने कहा उसके दादा, उसके दादा का मतलब लड़की के दादा। एक लड़की की तरफ इशारा करते हुए मनोज ने कहा उसके दादा, उसके दादा यानी कि लड़की के दादा। दादा का मतलब इसके पिता के पिता, उसके दादा की पत्नी। तो दादा की पत्नी बना दी है यहां पे हमने, की सास है। तो बताया था मैंने कि हमेशा अंतिम जो रिजल्ट आता है तो जिसकी तरफ इशारा किया जाता है उसी की तरफ आता है, यानी अंतिम रिजल्ट किसके लिए आना है? तो लड़की के लिए। तो लड़की की इशारा करते मनोज ने कहा कि उसके दादा यानी लड़की के दादा की पत्नी, यही पत्नी क्या है? तो पत्नी मेरी पत्नी की सास है। यही पत्नी जो है, इस मेरी पत्नी यानी कि मनोज की पत्नी की सास है। यानी कि मनोज अगर है, मनोज की पत्नी की ये सास है। मनोज की पत्नी की सास का मतलब ये कुल मिला के मनोज की माता है। मनोज की पत्नी की सास का मतलब हो गया कि मनोज की पत्नी की सास का मतलब मनोज के मां है, तभी ये मनोज की पत्नी इसको सास बोलेगी। लेकिन आगे क्या कर रहा है? यदि मनोज का कोई भाई बहन नहीं है, लेकिन इसके हिसाब से तो मनोज यहाँ पे भाई हो गया, एक और भाई यहां पर हो गया। तो मनोज का कोई भाई बहन नहीं है, यानी कि यही क्या है? अब मनोज यहां नहीं रहेगा, मनोज को यहां से हटाइए, ये खुद मनोज ये है, यानी क्योंकि मनोज का कोई भाई बहन नहीं है और इस तरह से एक भाई हो जा रहा था, तो मनोज ये भाई है और ये इसकी पत्नी है। तो देखिए फिर से पूरा, मनोज ने कहा कि उसके दादा यानी कि इस लड़की के दादा की पत्नी मेरी पत्नी की सास है। ये जो पत्नी है दादा की, मेरी पत्नी की सास, तो इनकी पत्नी ये है और इनकी सास ये होगी क्योंकि इनके ही पति की ये माता पिता ये लोग हैं। तो मनोज का यानी इसको पूछा जा रहा है कि कौन है उस लड़की से। तो लड़की से क्या संबंध है? तो ये इनको क्या कहेगी? पिता कहेगी, इसलिए हमारा आंसर हो जाता है सी। जिस शब्द के आगे का लिखा रहा है उसी को बताना होता है कि वो कौन है। ये मैं बात हर वीडियो में बताता हूं ताकि कोई अगर वीडियो यही डायरेक्ट देख रहा हो तो उसे भी बात समझ में आ जाए। अब जोड़ा से जोड़ा मिलाना है, तो 19 में क्या किया जाए कि 360 आ जाए? तो अगर आपको वर्ग याद है तो ठीक है, नहीं तो 19 में 19 का गुणा करिए तो आपको पता चलेगा कि 361 आएगा, यानी कि वर्ग करके एक माइनस कर दे रहा है। तो हमारा आंसर हो जाएगा। फिर उसी तरह से 29 में 29 का गुणा करेंगे, तो 29 में 29 का गुणा करके आप देख लीजिए, अगर वर्ग याद है तो वर्ग, अगर नहीं याद है तो 29 में 29 का गुणा करेंगे तो यानी कि 841 आएगा। फिर एक माइनस कर देंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 840। तो दोस्तों आज का एक छोटा सा वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, इसे अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा, और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि ऐसे ही ट्रिकी मैं वीडियो में समय समय पर यूपीएससी के लिए लाता रहूंगा। धन्यवाद दोस्तों।